Hello guys, good morning and Jai Hind to all of you. Welcoming all of you here in our SST class. So guys, as we have started in our previous class, the first chapter of economics, as we are revising the chapter. The chapter we have already completed and right now we are revising. And in our last class, we have discussed about 1 hectare. Okay, and a few topics are left which we will finish today. So, what we are going to discuss today about farm laborers. After that, we will discuss the surplus product, and then with this we will finish the farming method, the farming activity in Palampur village. Okay, and after that we will start the non-farm activities, and they are dairy, small scale manufacturing, transport, shopkeepers. Fine. So we will finish this, and after that we will discuss about the organization of the production. So let's start with the first topic with farm laborers. So what is farm laborers? So guys, as we have discussed about the small farmers in the village, कि विलेज में बहुत सारे छोटे छोटे फार्मर्स भी हैं, एंड दी स्मॉल फार्मर्स हैव वेरी स्मॉल पीस ऑफ लैंड, यू कैन से लेस देन 2 हेक्टेयर्स. ओके, अगर आपको याद होगा तो हमने फर्स्ट वीडियो में जो डिस्कस किया था, छोटे छोटे फील्ड्स थे पालमपुर विलेज में, दे वर द फील्ड्स ऑफ स्मॉल फार्मर्स लाइक दिस. मैंने डायग्राम में ऐसा कुछ शो किया था. तो ये जो छोटे छोटे फील्ड्स हैं स्मॉल फार्मर्स के, तो हम कैसे जज करेंगे दैट फार्मर इज स्मॉल और बिग फार्मर? सो किसी भी फार्मर को स्मॉल फार्मर और बिग फार्मर जज करने के लिए हम उसके प्लॉट को, उसके लैंड को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. अगर किसी फार्मर के पास 2 हेक्टेयर से भी कम प्लॉट है तो देन वी कैन से दैट ही इज अ स्मॉल फार्मर. बिग मिडिल फार्मर यू कैन से अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10 हेक्टेयर्स, एंड बिग फार्मर्स अप्रॉक्सीमेटली 20 हेक्टेयर्स फील्ड. ओके, तो देखिए पालमपुर विलेज में 3 टाइप के फार्मर्स थे, स्मॉल फार्मर्स, मिडिल फार्मर्स एंड बिग फार्मर्स. तो जो बिल्कुल स्मॉल फार्मर्स थे वो जिनके पास बहुत ही कम फील्ड होती थी, तो देखिए इस कम फील्ड के होने की वजह से उनका प्रोडक्शन भी बहुत कम होता था और वो मैक्सिमम कंडीशन उनकी ठीक नहीं रहती थी. तो अपनी कंडीशंस को, अपने इकोनॉमिकल कंडीशन को ठीक करने के लिए फार्मर्स क्या करते थे, अपने छोटे से फील्ड पे कल्टीवेशन करने के बाद, फार्मिंग करने के बाद, वो जो बड़े फार्मर्स होते थे विलेज के, जिनके पास बड़े बड़े प्लॉट्स थे, बड़े बड़े लैंड्स थे, ये उनके प्लॉट्स पे, उनके लैंड पे जाके काम करते थे एज अ फार्म लेबर. ओके, तो फार्म लेबर क्या होते हैं? फार्म लेबर्स आर जस्ट द सिंपल पर्सन हु वर्क एज अ फार्मर इन अनदर फार्मर फील्ड. मतलब दूसरे फार्मर के फील्ड में जाके एज अ फार्मर वर्क करना, दैट इज कॉल्ड द फार्म लेबर. ये फार्म लेबर भी कई टाइप्स के होते थे, पर डे के अकॉर्डिंग भी होते थे, पर सीजन के अकॉर्डिंग भी होते थे, और उसी के अकॉर्डिंग उनको सैलरी भी मिलती थी. ओके, पर डे मीन्स व्हाट, कि आज अगर शोइंग करनी है, सीड्स को शोइंग करनी है, तो ये सीजन वाइज अगर किसी ने बुक कर लिया है, सपोज दैट अगर आई एम अ फार्म लेबर और मुझे किसी ने सीजन वाइज बुक किया हुआ है, तो उस सीज़न में जितनी भी शोइंग है ना, सीड शोइंग करना, अगर सीड शोइंग के लिए मुझे बुक कर दिया गया है तो मैं क्या करूँगा, सीड शोइंग तक पूरा काम कंप्लीट करूँगा. और अगर पर डे के अकॉर्डिंग बुक किया गया है तो पर डे के अकॉर्डिंग भी वर्क करते थे. तो फार्म लेबरर्स क्या हैं? ये जो स्मॉल फार्मर्स हैं जिनके पास आप कह सकते हो लैंड बहुत कम है, वही फार्म लेबरर्स भी हुआ करते थे, जो दूसरे फार्मर्स के पास जाके क्या करते थे, एज अ लेबर वर्क करते थे. और ये पूरा लेबर वाला वर्क जो है ये फार्म से रिलेटेड होता था, मतलब फील्ड से रिलेटेड होता था, जिसमें सोइंग हो सकता है, इरिगेशन हो सकता है, हार्वेस्टिंग हो सकता है, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा. तो देखिए होता क्या है यहाँ पे कि फार्मर्स जो होते हैं, जो छोटे फार्मर्स होते हैं, जो फार्म लेबरर्स की तरह वर्क करते हैं, इनकी जो सैलरी होती है, इनकी जो वेजेस होते हैं, ये बहुत कम होते हैं. ओके, लेकिन पालमपुर विलेज में जो एक फिक्स वेज है, मिनिमम फिक्स वेज जो है, उससे भी कम वेज में ही लोग काम करते थे, फार्मर्स काम करते थे. क्यों? सपोज करिए कि गवर्नमेंट ने एक मिनिमम वेज फिक्स कर दी है, मिनिमम वेज MW, मिनिमम वेज फिक्स कर दी है 200 रुपीज़ पर डे. ओके, लेकिन पालमपुर विलेज के लोग क्या करते थे, 150 रुपीज़ पर डे में भी वर्क करते थे. क्यों? क्योंकि इस विलेज में जो फार्म लेबर्स थे ये बहुत ज़्यादा थे. ओके, और डिमांड कम थी, तो वो लोग कम रेट पे भी काम करते थे. सपोज करिए कि अगर मैं एक बड़ा किसान हूँ और मुझे किसी को हायर करना है, तो मैं क्या कहूँगा कि आप मेरे यहाँ 150 में मत काम करो, क्योंकि सेकंड पर्सन मेरे यहाँ 140 में ही काम करने के लिए रेडी है. तो क्या होगा, वो पर्सन जो 150 में काम करने वाला था वो भी कहेगा कि ओके ठीक है, मैं 140 में ही काम करने के लिए रेडी हूँ. तो इस वजह से क्या होता था, डिमांड बहुत कम होने की वजह से और लेबर्स बहुत ज़्यादा होते थे, इस वजह से जो मिनिमम वेज था उससे भी कम वेज में ही वहाँ के फार्मर्स वर्क करते थे. और ये सिर्फ पालमपुर विलेज में ही नहीं, ये मोस्टली दूसरे विलेज की भी स्टोरी है.
क्योंकि पूरा पालमपुर विलेज की स्टोरी को आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने इंडिया के सभी विलेज से। ओके, तो आप ध्यान से समझिए। आई होप कि आपको फार्म लेबर समझ में आ गया। फार्म लेबर्स क्या होते हैं? सिंपल लेबर्स होते हैं जो किसी भी फार्म में जाके वर्क करते हैं। फार्म मीन्स क्या? फील्ड में जाके वर्क करते हैं। ये 2 टाइप के वर्कर्स हो सकते हैं। ये पर डे वेज के अकॉर्डिंग भी हो सकते हैं, पर सीजन वेज के अकॉर्डिंग भी हो सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इनको मिनिमम वेज के से भी कम वेज पे काम करना पड़ सकता है या पड़ता है। ओके, सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ फार्म लेबर्स एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सरप्लस प्रोडक्ट। देखिए, सरप्लस प्रोडक्ट क्या होता है? हमने अपनी फील्ड में क्या कर दिया है? क्रॉप्स ग्रो होने के लिए सोइंग कर दी, इरिगेशन किया, हार्वेस्टिंग की। तो हमें सपोज करिए कि 100 क्विंटल ग्रेन्स मिले, है ना। हमने राइस ही सपोज करिए कि हमने राइस की फार्मिंग की थी, तो हमें आई हैड रिटन ग्राम, इट विल बी क्यू हियर। 100 क्विंटल सपोज करिए कि हमें क्रॉप्स मिले हैं, येल्डिंग 100 क्विंटल की हुई है। येल्डिंग मीन्स क्या? कि एक सीजन में जितना प्रोडक्ट हमको ग्रो होता है दैट इज कॉल्ड येल्डिंग, है ना। तो 100 क्विंटल की येल्डिंग हुई है सपोज करिए। और अगर ये 100 क्विंटल मेरी अपनी फैमिली में ही यूज़ हो जाए, है ना, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा मिला क्या? नहीं, क्योंकि अगर हम ये यहाँ से ग्रो नहीं करते तो हमें ये परचेस करना पड़ता। तो हम परचेस कर लें या ग्रो कर लें, दोनों एक ही बात हो गई, है ना। तो इसे हम सरप्लस नहीं कहेंगे। लेकिन सपोज करिए कि ये 100 की जगह 200 क्विंटल अगर हुआ है येल्डिंग, तो इसमें से हम क्या करेंगे? 100 क्विंटल अपनी फैमिली के लिए रख लेंगे और एक्स्ट्रा हमारे पास 100 क्विंटल है। तो ये जो एक्स्ट्रा ग्रेन्स है ना, एक्स्ट्रा येल्डिंग, दैट इज कॉल्ड द सरप्लस प्रोडक्ट, है ना। सरप्लस का मतलब ही होता है एक्स्ट्रा। समझिए आप इस चीज़ को। तो सरप्लस प्रोडक्ट आप मुझे बताओ किसके पास हो सकते हैं? स्मॉल फार्मर्स के पास हो सकते हैं, मिडिल फार्मर्स के पास हो सकते हैं, या बिग फार्मर्स के पास हो सकते हैं। तो मोस्टली जो सरप्लस प्रोडक्ट होते हैं ये तो बिग फार्मर्स के पास ही हो सकते हैं। मिडिल क्लास फार्मर के पास सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि क्रॉप्स जनरली क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं वेदर पे भी। अगर उनकी येल्डिंग कम हो गई ज़रा सी भी तो उनकी सरप्लस प्रोडक्ट नहीं होगा, और अगर येल्डिंग अच्छी हो गई, वेदर अच्छा है, तो उनको सरप्लस प्रोडक्ट मिल जाएगा। लेकिन जो बिग फार्मर्स हैं डेफिनेटली उनके पास सरप्लस प्रोडक्ट अवेलेबल होगा, क्योंकि उनका जो लैंड एरिया है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर स्मॉल फार्मर्स की बात की जाए तो फिक्स है कि उनके पास कभी भी सरप्लस प्रोडक्ट नहीं होता है। जो भी उनकी आप कह सकते हो येल्डिंग होती है, ये उनकी फैमिली में ही ख़त्म हो जाती है, तो उनके पास सरप्लस प्रोडक्ट कभी नहीं होता। तो ये जो सरप्लस प्रोडक्ट होता है, जो एक्स्ट्रा ये आप कह सकते हो येल्डिंग होती है, तो होती क्या है सरप्लस प्रोडक्ट एक्चुअली? कि कोई भी फार्मर, उसके पास जितनी भी येल्डिंग हुई है वो अपनी फैमिली के लिए रखने के बाद क्रॉप्स को जितना एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है दैट इज नोन एज द सरप्लस प्रोडक्ट। और इस सरप्लस प्रोडक्ट को क्या करता है फार्मर? ले जाके दूसरे मंडियों में, है ना, मार्केट्स में क्या करता है? इसको सोल्ड कर देता है। वहाँ पे ट्रेडर्स परचेस कर लेते हैं और फिर दूसरे कस्टमर्स को आप वो सोल्ड करते हैं, ठीक है। तो सरप्लस प्रोडक्ट इज व्हाट? द एक्स्ट्रा येल्डिंग ग्रोन बाय अ फार्मर, दैट इज कॉल्ड द सरप्लस प्रोडक्ट। और सरप्लस प्रोडक्ट का होता क्या है कि उसको मार्केट में ले जाके सोल्ड कर दिया जाता है ट्रेडर्स को। और ये कौन करते हैं? मोस्टली बिग फार्मर्स करते हैं। और उसके बाद ट्रेडर्स परचेस करने के बाद ये ह्यूमंस को, दूसरे कस्टमर्स को सोल्ड आउट करते हैं, ठीक है। तो ये तो थी सरप्लस प्रोडक्ट। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नॉन फार्म एक्टिविटीज। नॉन फार्म एक्टिविटीज क्या है? हर वो एक्टिविटी जो फार्म से यानी फार्मिंग से रिलेटेड नहीं है, दैट इज नोन एज द नॉन फार्म एक्टिविटीज। लेकिन ये इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कनेक्टेड होती है। देखिए कैसे? फार्मर्स के पास जब फार्मिंग करते हैं तो बहुत सारा हार्वेस्टिंग के बाद उनके पास बहुत सारा आप कह सकते हो वेस्ट हो जाता है ना, जो क्रॉप्स के वेस्ट होते हैं वो बच जाता है। तो मोस्टली फार्मर्स अपने घरों में कैटल्स भी रखते हैं। कैटल्स मीन्स व्हाट? काउज, बफलोज, गोट्स, ये रखते हैं कैटल्स। इससे 2 प्रॉफिट होता है फार्मर्स को। एक तो उनके जो एक्स्ट्रा मटेरियल बचे रह जाते हैं क्रॉप से, उसका यूज़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये कैटल्स उसको खा जाते हैं। इससे उनको फूड भी मिल जाता है और कैटल्स रखने से उनको मिल्क भी एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो मिल्क होने की वजह से उनकी कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है, ठीक है। तो डेयरी क्या होता है? दैट डेयरी इज कंप्लीटली रिलेटेड टू मिल्क। कि मिल्क का प्रोडक्शन करना मतलब मिल्क को क्या करना? एनिमल से कलेक्ट करना, बहुत ज़्यादा जब मिल्क हो जाए तो उसको ले जाके मार्केट में सोल्ड करना, दिस इज कॉल्ड द डेयरी, है ना। डेयरी वर्क कहते हैं इसको हम। तो ये भी मोस्टली स्मॉल फार्मर्स ही करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत सारा टाइम बच जाता है और वो अपने बचे हुए टाइम में क्या करते हैं? अपने कैटल्स को रख लेते हैं और अपने कैटल्स की केयर करते हैं, उसको केयर टेक करते हैं, और फिर उसके बाद जो भी उनके पास मिल्क कलेक्ट होता है उस मिल्क को कलेक्ट करके वो मार्केट में सोल्ड आउट करते हैं अपने एक्स्ट्रा इनकम के लिए। क्योंकि वैसे ही उनके पास लैंड कम होता है तो उनकी इनकम का सोर्स भी बहुत कम हो जाता है। तो एक्स्ट्रा इनकम के लिए वो डेयरी का प्रोडक्ट और डेयरी वर्क करते हैं। एक चीज़ समझिए कि किसी भी विलेज में या स्पेशली अगर पालमपुर की बात करें तो जो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ हैं इसमें केवल 25% ऑफ द विलेज
25% ऑफ द विलेज पर्सन ही केवल इसमें इन्वॉल्व हैं। 75% जो पीपल हैं वो इन्वॉल्व हैं फार्मिंग में। इसके अलावा 25% इन सब में इन्वॉल्व हैं, मतलब 25% को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आप इन सब 4 कैटेगरीज में। तो पहला तो हो गया डेयरी, एंड आफ्टर दैट स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। अब ये स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग क्या है? देखिए शहरों में क्या होता है, बड़े बड़े टाउन्स में क्या होता है कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं चीज़ों को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए। अगर ये मार्कर ही है तो इसी की कंपनी या फैक्ट्री जो होगी वो बहुत बड़ी होगी। लेकिन विलेज में ऐसा नहीं होता है। विलेज में छोटे छोटे स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग होती है। एक एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे हमारे बुक में दी हुई है द स्टोरी ऑफ मिस्री लाल, है ना। मिस्री लाल की क्या स्टोरी है कि उन्होंने क्या किया है, अपने फील्ड में ही एक छोटा सा फैक्ट्री खोल दिया है जिसमें उन्होंने एक मशीन रखी हुई है। और मशीन क्या करता है, वो शुगर कैन से जगरी बनाने का काम करता है। मतलब शुगर कैन सिरप जो होता है, गन्ने का जो रस होता है, उससे जगरी बनती है। जगरी मीन्स क्या, गुड़ बनाने का काम करते हैं। तो मोस्टली ये एक छोटे स्केल पे उन्होंने अपना काम शुरू किया हुआ है, जो विलेज के लोग ही वहाँ पे आते हैं, वहाँ पे शुगर कैन अपना देते हैं और उससे जगरी बनता है। इसमें केवल उस मिस्री लाल की फैमिली और वो इन्वॉल्व होते हैं, दूसरे पर्सन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। अगर कंपैरिजन किया जाए टाउन के फैक्ट्रीज की मैन्युफैक्चरिंग से, तो वहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं। लेकिन विलेज में क्या है, छोटे छोटे लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग होती है जिसमें केवल फैमिली के मेंबर्स ही होते हैं, या बहुत ही रेयर केस में आपको सेकंड पर्सन भी मिलेंगे। तो विलेज में क्या होता है सिंपली कि छोटी छोटी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। इसका एक एग्जाम्पल हमने मिस्री लाल की स्टोरी से डिस्कस किया। ओके, इसके बाद डिस्कस कर सकते हैं हम ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट क्या होता है, स्टार्टिंग में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि विलेज में जब कभी भी ढेर सारी आप देखते हो, विलेज में क्रॉप्स जनरली ग्रो होते हैं। तो क्रॉप्स को सोल्ड आउट करने के लिए, मिल्क को सोल्ड आउट करने के लिए, या स्मॉल स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग हुई है तो जो प्रोडक्ट प्रिपेयर हुए हैं उनको भी सोल्ड करने के लिए हमें या लोगों को, विलेज के लोगों को नियरेस्ट मार्केट में, नियरेस्ट सिटी में, टाउन में जाना पड़ता है। तो इसके लिए जब वो चीज़ों को ले जाते हैं तो ले जाने के लिए भी विलेज में ट्रांसपोर्ट का वर्क होता है, जिसमें आप बुलक कार्ट्स देख सकते हो, ट्रैक्टर्स देख सकते हैं छोटे छोटे, है ना, जो छोटे छोटे व्हीकल्स होते हैं जो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का वर्क भी होता है जो विलेज के ही कुछ लोग करते हैं। ये जो लोग हैं विलेज में, ये अप्रॉक्सीमेटली 2 या 3% ही होंगे विलेज में जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। इसके बाद हम डिस्कस कर सकते हैं शॉपकीपर। ये तो 1% से भी कम है। केवल पूरे विलेज में देखेंगे 2 या 3 पीपल ही ऐसे होते हैं जो शॉपकीपिंग का काम करते हैं। अब इस विलेज के शॉपकीपर्स जो होते हैं ये नॉर्मल शहरों के शॉपकीपर्स से बिल्कुल अलग होते हैं। शहरों में क्या होता है, शहरों में अलग अलग तरह की शॉप्स होती हैं। लाइक किराना स्टोर अलग टाइप का है, वहाँ पे सिर्फ किराना की स्टोर्स मिलेंगी। ग्रोसरी शॉप्स अलग टाइप के होते हैं, वहाँ पे सिर्फ ग्रोसरीज मिलेंगी। स्टेशनरी शॉप्स अलग होती हैं, वहाँ पे सिर्फ स्टेशनरीज मिलती हैं। लेकिन अगर हम उसे कंपैरिजन करें विलेज के शॉप्स में, तो विलेज में देखेंगे आपके बहुत छोटे छोटे शॉप्स होते हैं और एक ही शॉप में आपको हर तरीके की चीज़ें अवेलेबल होती हैं, है ना। जैसी भी रिक्वायरमेंट होती है गाँव के लोगों की, वैसे ही शॉपकीपर्स वहाँ पे उस टाइप के सामान को लाके रख देते हैं और छोटे छोटे चीज़ों को यहाँ पे सोल्ड आउट किया जाता है। तो आप कह सकते हो कि विलेज में जो डेयरी होती है वो फार्मिंग के बाद एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स होती है। सेकंड, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ये भी फार्मिंग के बाद एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स होती है जो एक बहुत ही छोटे लेवल पे होती है मैन्युफैक्चरिंग। ट्रांसपोर्ट ये मोस्टली लोग करते हैं क्योंकि ग्रेन्स को ले जाने के लिए उनके पास डेफिनेटली ट्रैक्टर्स तो होते ही होते हैं। एंड इसके बाद शॉपकीपर्स हैं जो आप कह सकते हो बिग बाज़ार टाइप कि एक ही शॉप में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो विलेज के लोगों को जिस चीज़ की भी रिक्वायरमेंट होती है वो छोटे छोटे शॉप्स में अवेलेबल होती हैं। सब कुछ नहीं, कुछ चीज़ें हर तरीके की। ओके, तो ये पालमपुर विलेज की पूरी स्टोरी थी जो हमने डिस्कस कर ली। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इस पूरी स्टोरी से कंक्लूजन आप कह सकते हो, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे, वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोडक्शन। ओके, सो जस्ट गिव मी अ सिंगल मोमेंट। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। अब ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन क्या है, पहले इस चीज़ को समझिए। हमने विलेज के कंपैरिजन में ये डिस्कस किया था स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग कि विलेज में क्या होती है, स्मॉल स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग होती है। यहाँ पे अभी हमने कई बार नाम लिया कि शहरों में बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं जो जहाँ पे चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग बड़े लेवल पे होती है। मतलब हमें ये एग्जांपल लिया था कि मार्कर को बनाने की जो फैक्ट्री होगी शहरों में या बड़े विलेज में या टाउन्स में, वो एक बहुत बड़ी फैक्ट्री होती है जहाँ पे बहुत ढेर सारे मार्कर्स एक साथ प्रिपेयर किए जाते हैं। तो ये कैसे होता है ये हम पढ़ने वाले हैं अब, ठीक है, कि बड़ी फैक्ट्रीज कैसे ऑर्गेनाइज होती हैं, वहाँ पे कैसे वर्क होता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हमें किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करना है, हमें उसकी फैक्ट्री बनानी है, तो सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत होगी, सबसे पहले ज़रूरत होगी एक लैंड की, है ना।
आप इमेजिन कर लीजिए कि अगर आपको ही किसी चीज़ की फैक्ट्री बनानी है तो सबसे पहले आपको जगह चाहिए फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए, फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन करने के लिए। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, मतलब किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, जो हमें सिस्टमेटिक ढंग से सब चाहिए, वो क्या क्या है हम डिस्कस करेंगे। लैंड के बारे में, लेबर के बारे में, फिजिकल कैपिटल के बारे में और ह्यूमन कैपिटल के बारे में। फिजिकल कैपिटल के 2 पार्ट्स हैं, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, आप देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लैंड से। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि कभी भी कोई भी फैक्ट्री अगर आपको इस्टेब्लिश करनी है तो उसके कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे पहले हमें लैंड की ज़रूरत होती है। ये हो गया हमारा फर्स्ट, आप कह सकते हो एलिमेंट, है ना, जो रिक्वायरमेंट है, जिसकी रिक्वायरमेंट है किस चीज़ के लिए, प्रोडक्शन के ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लैंड। एंड सेकंड लेबर। ये लेबर क्या है, अब देखिए जब हमारी फैक्ट्री में फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करना है, उसका कंस्ट्रक्शन करवाना है तो कैसे होगा भाई, लेबर्स होंगे वही तो कंस्ट्रक्ट करेंगे। या अगर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट भी हो गया है तो उसके बाद अगर कोई भी काम हमें अपनी कंपनी में या अपनी फैक्ट्री में करनी है तो उसको करने के लिए लेबर्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये लेबर्स होंगे सेकेंड पर्सन जो हमारी रिक्वायरमेंट है किसी भी फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए। थर्ड, फिजिकल कैपिटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझिए। फिजिकल कैपिटल क्या होता है, देखिए हमारी फैक्ट्री आ गई, सपोज करिए कि ये हमारी बड़ी सी फैक्ट्री है, ठीक है। फैक्ट्री में काम करने के लिए लोग आ गए, लोग तो आ गए, तो ये क्या काम करेंगे, फैक्ट्री में आ गए बस खड़े रहेंगे, नहीं, खड़े नहीं रहेंगे। अगर उनको मार्कर बनाना है तो मार्कर बनाने से रिलेटेड अपना काम करेंगे, ठीक है। तो अब पहले क्या होता था कि सभी लोग मिलके ही काम करते थे, लोग ही मोस्टली काम करते थे, लेबर्स ही मोस्टली काम करते थे। लेकिन अब क्या है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, तो किसी भी काम को करने के लिए फैक्ट्रीज में सबसे पहले बड़ी बड़ी मशीन्स को इस्टेब्लिश किया जाता है ना, मशीन्स को लगाया जाता है। सपोज करिए कि यहाँ पे एक मशीन लग गई बड़ी सी जो मार्कर को बनाती है, ठीक है। तो ये फिक्स हो गई यहाँ पे, सपोज करिए ब्लू मार्कर बनाने की ये है और इंक बनाने की ये मार्कर बनाती है, ये इंक बनाती है मशीन, ठीक है। तो मशीन तो फिक्स कर दी गई लेकिन वो अपने से वर्क नहीं करती है, तो मशीन के साथ वर्क करने के लिए लेबर की ज़रूरत होती है, जो हमारा सेकंड रिक्वायरमेंट था। अब थर्ड रिक्वायरमेंट समझिए कि ये जो हमने मशीन फिक्स की है ये तो परमानेंट फिक्स कर दी गई ना, ओके। तो ये हमारे फिक्स्ड कैपिटल के कैटेगरी में आती हैं। देखिए फिजिकल कैपिटल जो है यही हमारा थर्ड टॉपिक है, थर्ड पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन का। फिजिकल कैपिटल, कैपिटल मीन्स व्हाट, पैसा। कि लेबर और लैंड होने के बाद हमें पैसा चाहिए, ठीक है, उनसे काम करवाने के लिए, ओके। अब ये पैसा दो तरीके से इन्वेस्ट होता है, एक तो होता है फिजिकल कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल, और दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल। अब पैसा है तो हम मशीन खरीद के उसको लगा दिए, ये हमारा फिक्स्ड कैपिटल हो गया, इन्वॉल्वमेंट हो गई कि अब ये एक बार लगा दिया, अब तो ये हमेशा लगा रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि हमने एक मार्कर बनाया फिर हमें दूसरी मशीन लगानी पड़ेगी, ये फिक्स हो गया है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। अब लेबर्स यहाँ पे वर्क कर ही रहे हैं अपना। और वर्किंग कैपिटल क्या है समझिए, कि मशीन तो हमने लगा दी है ना, लेकिन ये मशीन अपने से प्लास्टिक तो जनरेट नहीं करेगा ना मार्कर बनाने के लिए, तो हमें पर डे क्या करना पड़ेगा, प्लास्टिक को परचेस करना पड़ेगा या दूसरी जगह से प्लास्टिक मंगानी पड़ेगी, इस मशीन में उसको फिट करना पड़ेगा, या लेबर्स क्या करेंगे यहाँ पे प्लास्टिक का यूज़ करके मार्कर बनाएंगे, है ना। या फिर अगर इंक बनाना है हमें तो ये मशीन सिर्फ इंक बनाएगी ना, उसके लिए भी रिक्वायरमेंट होगी, वाटर की रिक्वायरमेंट होगी या दूसरे जो भी मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो जो दूसरे मटेरियल्स रिक्वायरमेंट होती है जो पर डे हमें चाहिए, दैट इज़ नोन एज द वर्किंग कैपिटल, ओके। फिक्स्ड कैपिटल मीन्स व्हाट, कि अपनी फैक्ट्री में वो सारी मशीन्स, है ना, वो टूल्स जो हमने एक ही बार लगा दिए हैं परमानेंटली, दैट इज नोन एज फिक्स्ड कैपिटल। और वो चीज़ जो हमें पर डे चेंज करना है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल, फाइन। अगर हम मिस्री लाल के फैक्ट्री की बात करें जो इन्होंने स्मॉल स्केल पे बनाई थी, तो उन्होंने क्या बनाया था, उन्होंने अपने फील्ड में एक बड़ी सी मशीन लगा दी थी जो शुगर कैन को कन्वर्ट करता था जगरी में। तो ये जो मशीन हो गई ये फिक्स्ड कैपिटल हो गई, क्योंकि मिस्री लाल ने एक ही बार लगा दी थी। लेकिन पर डे शुगर कैन से जगरी बनाने के लिए शुगर कैन तो चाहिए, गन्ना तो चाहिए, तो गन्ना जो आता है पर डे, दैट इज नोन एज द वर्किंग कैपिटल, पर डे कैपिटल जो पर डे आता है ना, जिसके लिए हमें रेगुलर क्या करना पड़ता है, मनी खर्च करनी पड़ती है, स्पेंड करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड द वर्किंग कैपिटल। और जो फिक्स हो गया एक ही बार, दैट इज फिक्स्ड कैपिटल। तो आई होप कि आपको ये फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद ह्यूमन कैपिटल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिजिकल कैपिटल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन कैपिटल। क्यों? क्योंकि ये सारा काम करने के लिए जो आइडिया, जो टेक्नोलॉजी, जो माइंड की ज़रूरत है ना, कि लेबर्स काम करेंगे लेकिन इनसे काम करवाने वाला एक पर्सन होना चाहिए जिसे हम मैनेजर कहते हैं, है ना। और उसको आइडिया देने के लिए जो दूसरे पर्सन्स होते हैं, इंजीनियर्स की टीम होती है या हमारे जो केमिकल डिपार्टमेंट की टीम्स होती हैं किसी भी फैक्ट्री में, है ना,
तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट पर्सन है जो आइडियाज़ टेक्नोलॉजीज देते हैं, दे आर नोन एज द ह्यूमन कैपिटल, है ना। जो नए नए आइडियाज़ जनरेट करते हैं कि अपनी फैक्ट्री में, अपनी कंपनी में और क्या चीज़ हम इन्वॉल्व कर सकते हैं जिससे चीज़ों को और बेहतर बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये सब जो नए नए टेक्नोलॉजी आप कह सकते हो, जो नए नए आइडियाज़ देते हैं, दे आर नोन एज ह्यूमन कैपिटल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में हम अपने सेकंड चैप्टर में भी डिस्कस करने वाले हैं, इस पर पूरा एक चैप्टर ही है हमारा, ओके। तो जो 4 एलिमेंट्स हैं विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन आर लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। Physical capital is further divided into 2 parts, that is fixed capital and working capital, okay। ये इंपॉर्टेंट है, इसके बीच में डिफरेंस भी राइट करने के लिए आ सकता है, तो आप ये सारे पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मैंने पूरा का पूरा वीडियो सिर्फ लेक्चर में बनाया है क्योंकि सारे पॉइंट्स को हमने बहुत ही आसानी सिंपल वे में राइट करके अपने क्लास में डिस्कस किया हुआ है। तो रिवीजन के लिए इतना काफ़ी है। आई होप कि आपने इस पूरे चैप्टर का रिवीजन कर लिया होगा। फर्स्ट पार्ट में हम ऑलरेडी 70% तक कर चुके थे एंड 30% हमने आज फिनिश कर लिया। तो आई होप कि ये फर्स्ट चैप्टर आप कंप्लीट रिवाइज कर चुके हैं। एंड नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो सेशन आई विल स्टार्ट द रिवीजन ऑफ हिस्ट्री। थैंक यू एंड जय हिंद गाइस।